हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम यू ऑल ऑन द न्यू सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पीआरटी का जो पार्ट 2 आता है, पेपर 2 आता है, ठीक है, जिसमें आपका पूछा जाता है सीडीपी और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को, ठीक है। और ये मैं डिस्कस आपके साथ कर रही हूँ पीआरटी का 2018 का किसी शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। एग्जैक्ट पेपर से ही हम क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, देखेंगे। बहुत लोगों की क्वेरी आती है कि जो पार्ट 2 है पीआरटी के लिए DSSB का, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। बेसिकली तो बात यही है कि काफ़ी डीप में बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होता है, ठीक है। और जो NIOS है ना, NIOS की जो बुक्स हैं उनसे अगर आप कवर करें, या आप कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं जहाँ पर उन बुक्स के थ्रू चीज़ों को अच्छे से कवर करवाया जा रहा है प्रैक्टिकली, तो आप जो है इस एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हो। लेकिन डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी देखो DSSB वैसे भी अपने पेपर के अच्छे लेवल के लिए जाना जाता है। और आज देख लेते हैं कि किस तरह का लेवल रहता है। जो भी लोग पीआरटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बीएड वाले तो फ़िलहाल एलिजिबल नहीं रहेंगे उसके लिए, तो जो भी डीएलएड बीटीसी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 100 क्वेश्चंस आपसे टोटल पूछे जाते हैं पार्ट 2 में भी। कोशिश करेंगे जितने कवर आज हो जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अब बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, DSSB का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ और ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है एग्ज़ाम के लिए। चाहे तो आप हमारा चैनल विजिट करके देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप DSSB की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, या टीचिंग का हो, या नॉन टीचिंग पोस्ट का हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि बहुत जल्दी से हम कोशिश कर रहे हैं। क्लासेस जो हैं बिल्कुल रेडी हैं आपके लिए, जो है क्लासेस लाई जाएंगी DSSB रीजनिंग के लिए। जी हाँ, रीजनिंग का जो पूरा पोर्शन है उसको हम आपको कवर कराएंगे। और बाकी जो पार्ट ए होता है, पार्ट 1 होता है 100 मार्क्स का, जो सबके लिए कॉमन होता है, उसको कैसे करना है उसको आपको एक पाथ भी बताएंगे, एक वे बताएंगे कहाँ से कैसे प्रिपेयर करना है। और रीजनिंग का उसका पूरा सिलेबस हम आपको कवर कराएंगे, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। देखिए, आपके सपोर्ट के बिना इतना बड़ा इनिशिएटिव मैं नहीं ले सकती हूँ, तो आपका सपोर्ट थोड़ा चाहिएगा। बस आप लोगों को क्या करना है, जैसे डेडिकेटेड होकर मैं आपको पढ़ाऊँगी, आपको सिर्फ पढ़ना है, वीडियोज़ को देखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो चलिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, बाद में बात करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में। अब बिना देरी के सेशन को करते हैं स्टार्ट पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन हमारे पे देखो, ये जो अगर आप PDF चाहोगे मुझसे, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं, मैं पढ़ने जा रही हूँ हिंदी में। वीडियो के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन से लैंग्वेज के स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग हो, हिंदी में पढ़ना चाहते हो या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो। और अगर दोनों लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो, दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स यहाँ होंगे, तो दोनों में हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज मैं हिंदी में क्वेश्चंस को पढ़ रही हूँ, और पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखो, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, PDF आपको मैं दे दूँगी, समझ में दोनों लैंग्वेज में आपको आएगा। पहला क्वेश्चन है, शिक्षक को उद्देश्यों, कक्षा प्रबंधन और मूल्यांकन रणनीतियों से अवगत होने में मदद करता है। इनमें से क्या? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सीधा देखो, आंसर की बात आज हम करेंगे, और यहाँ से आप ये तो सीखोगे कि किस तरह के क्वेश्चन आए। बहुत से क्वेश्चन को आंसर भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो देखो, शिक्षक को, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। शैक्षिक जो विश्लेषण होता है, शिक्षा का जो एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है, वो शिक्षक को उद्देश्यों, कक्षा का प्रबंधन और मूल्यांकन की रणनीतियों से अवगत करवाने में मदद करता है। जो शैक्षिक विश्लेषण होता है शिक्षा का, यानी कि एजुकेशन का ओवरऑल एनालिसिस, टीचर को हेल्प करता है कि उसको क्या जो अपने प्रोस्पेक्टिव है, क्या उद्देश्य सेट करने हैं, क्लास मैनेजमेंट कैसे करना है, और क्या उसकी इवेल्युएशन का प्रोसेस रहना चाहिए, तो उसमें हेल्प करता है शैक्षिक विश्लेषण। दूसरा आंसर इसमें आपका सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, बाह्य प्रेरणा से आंतरिक प्रेरणा बेहतर क्यों है, ठीक है। एक होता है अंदर वाला मोटिवेशन और एक होता है बाहर वाला मोटिवेशन। तो बेटर कौन सा है? अंदर वाला मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरण। तो ये पूछा है कि बाह्य प्रेरणा से आंतरिक प्रेरणा बेहतर क्यों है, क्योंकि
ये इसलिए बेहतर है क्योंकि ये स्वाध्याय में गति लाता है। स्वाध्याय यानी कि अपने आप का अध्याय, अपने आप कितना किस चीज़ के बारे में जानते हो, अपने आप को आप कितना समझते हो, अपने आप को कितना जानते हो, तो उसमें एक स्पीड लाता है, एक गति लाता है आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, जो इनर आपका मोटिवेशन होता है वो स्वाध्याय में गति लाता है, यानी कि आप अपने बारे में अध्याय करें, अपने बारे में आप जानें समझें कि आप कहाँ हैं, किस लेवल पर हैं और आगे आपको क्या करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा नियम ये कहता है कि छात्र तभी सीखता है जब वह सीखने का इच्छुक हो? सिंपल सी बात है, सेंटेंस तो समझ आ गया होगा, सिंपल हिंदी में ही है। ठीक है, कौन सा नियम ये बताता है कि छात्र तभी सीखता है जब वो सीखने का इच्छुक हो? तो उसे बोला जाता है तत्परता का नियम। क्या बोला जाता है? तत्परता का नियम, जिसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रेडीनेस पे बोलते हैं। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रेडीनेस पे जिसको बोला जाता है तत्परता का नियम। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होंगे, है ना, आप उस चीज़ को तभी सीखेंगे। ये कहता है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको, मुझे उम्मीद है, क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपसे कहता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंग्लिश में। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करके मैंने इंग्लिश में आपको बता दिया है। और पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसके अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के लिए अनुमानित आयु कितनी होनी चाहिए? तो सिंपल आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के लिए एज की, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है किस एज में वो लाया करती है? तो 2 से 7 वर्ष, 2 to 7 ईयर्स में ये जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि पियाजे की देन है, वो लाया करती है। इसको क्या बोला जाता है? आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज की टाइमिंग पूछी जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, 2 से 7 वर्ष होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज का टाइमिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण के अनुसार अनुशासन का पालन कैसे कराया जाना चाहिए? अब देखो, दृष्टिकोण स्कूलों में होता है छात्र केंद्रित, और होना भी चाहिए। उसी चीज़ पर फोर्स किया, मतलब बल दिया जाता है, उस चीज़ के लिए बोला जाता है कि छात्र केंद्रित सारी चीज़ें होनी चाहिए। छात्र के अकॉर्डिंग उसे क्या चाहिए, उसे कितना चाहिए और उसे कब चाहिए, एजुकेशन, ठीक, या कोई भी प्रेरणा, मोटिवेशन, सब चीज़ें उसे कब चाहिए, छात्र के अकॉर्डिंग होती हैं। लेकिन शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण के अनुसार अनुशासन का पालन कैसे कराया जाना चाहिए? थोपा जाना चाहिए। अगर शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण होगा तो उसमें ये क्या होगा? ये थोपा जाएगा। क्लियर है बात? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सहकारी शिक्षा में क्या होता है? ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी शिक्षा की बात आपसे हो रही है, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात यहाँ पर आपसे हो रही है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग या सहकारी शिक्षा में क्या होता है? छात्र समूहों में काम करते हैं, यानी जो स्टूडेंट्स हैं दे वर्क इन ग्रुप्स। ठीक, तो उसी को कोऑपरेटिव लर्निंग या कोऑपरेटिव एजुकेशन कहा जाता है, जिसमें बच्चे जो है वो ग्रुप्स में वर्क करते हैं, काम करते हैं। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो साथ ही साथ इंग्लिश भी पढ़ते चलते हैं। Which statement supports the constructivist approach in learning? लर्निंग में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जो अप्रोच है कंस्ट्रक्टिविस्ट, उसको कौन सा स्टेटमेंट सपोर्ट करता है? ठीक है, कौन सा कथन सीखने में रचनात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करता है? रचनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि क्रिएटिव। तो इनमें से कौन सा ऐसा जो सेंटेंस है वो ये बता रहा है जो समर्थन कर रहा है किसका? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का, एक किसका? रचनात्मक दृष्टिकोण का। तो वो है आपका पहला वाला ऑप्शन। ज्ञान सक्रिय रूप से छात्र द्वारा इसमें सृजित किया जाता है। पिछले ज्ञान का नए विचारों से नहीं जोड़ सकते, ऐसा नहीं है, ये सब गलत है। पहला वाला ऑप्शन सही है। बच्चा जो है एक्टिव रहकर, ठीक है, बच्चा एक्टिव रहकर जो है अपनी जो नॉलेज है उसको क्रिएट करता है, उसको गेन करता है। यहीं पर, यहाँ पर यही लिखा है कि ज्ञान एक्टिव रूप से बच्चे द्वारा सृजित किया जाता है, यानी कि क्रिएट किया जाता है, उसी को रचनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्फेंट स्टार्ट्स क्राइंग व्हेन हर ग्रैंडमदर ट्राइज टू टेक हर फ्रॉम हर मदर्स लैप, द चाइल्ड क्राइज बिकॉज ऑफ व्हाट? तो शिशु जो है, छोटा बच्चा रोना शुरू कर देता है अगर उसे लगता है कि उसकी दादी उसकी माँ की गोद से उसको ले रही है। तो बच्चा किस वजह से रो रहा है? उसको लग रहा है उसका सेपरेशन हो रहा है, उसे चिंता है पृथक्करण की, यानी कि सेपरेशन की, तो उसको उसकी माँ से अलग किया जा रहा है, इस वजह से वो रो रहा है। तो सिंपल से इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
It is observed that a child is not able to do a task independently but completes it with the assistance of an adult. This is called what? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ZPD का, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको थोड़ा आप समझिएगा। जब कोई बच्चा, ठीक है, अपने आप से पूरा टास्क नहीं कर सकता, लेकिन वो किसी बड़े की हेल्प से, थोड़ी सी असिस्टेंस से, है ना, थोड़े से कह सकते हैं ना, इशारे से कि हाँ ऐसे करो वैसे करो, उसको कर सकता है, उसको ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब आपसे इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि ZPD क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जब बच्चा कोई काम 100% खुद ना करे लेकिन काफ़ी हद तक वो कर सकता है, बस उसे अगर थोड़ा सा सहारा मिल जाए, तो दिस इज़ कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग CDP के हर पोर्शन में सवाल आता है। तो हिंदी में इसको क्या, हिंदी में भी देख लेते हैं। ये देखा गया है कि एक बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं होता है, लेकिन वयस्क की सहायता से इसे वो पूरा कर लेता है। उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहते हैं हिंदी में, याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, अ चाइल्ड शुड नॉट बी फोर्स्ड टू लर्न। थॉर्नडाइक कहते हैं कि आप किसी बच्चे को पढ़ने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तो ये कौन सा लॉ है, उसने इसको कौन सा नियम या कौन सा लॉ बताया है, ये आपको बताना है। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेडीनेस। थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग, अ चाइल्ड शुड नॉट बी फोर्स टू लर्न। एक बच्चा फोर्स नहीं किया जा सकता पढ़ने के लिए, एंड ही कॉल्ड दिस इज लॉ ऑफ रेडीनेस। थॉर्नडाइक ने इसे लॉ ऑफ रेडीनेस कहा है। हिंदी में देख लेते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार एक बच्चे को सीखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इस नियम को कहा जाता है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि तत्परता का नियम। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें, नहीं लग रही है तो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Reinforcement to the students should be given after the desirable behavior is exhibited। ठीक है, किसी भी बच्चे को reinforcement की ज़रूरत कब होती है, कब उसे दिया जाना चाहिए? आफ्टर डिज़ायरेबल बिहेवियर एग्जिबिटेड। ठीक, इसको हिंदी में देख लेते हैं। छात्रों को जो है सुदृढ़ीकरण, ठीक है, सुदृढ़ीकरण ये कब दिया जाना चाहिए? वांछनीय व्यवहार के प्रदर्शन के बाद। तो हमें लग रहा है कि बच्चे ने ऐसा किया है तो अब उसे रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है, तो तब हमें उसको रीइंफोर्स करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू प्याजे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप्स इन। अब प्याजे ने पूछ लिया है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है बच्चों में वो कब डेवलप होती है? तो फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड पर या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज पर जाकर बच्चे में जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी डेवलप होने लगती है। कौन सी स्टेज पर? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर, याद रखना। प्याजे के मुताबिक समस्या सुलझाने की क्षमता कब विकसित होती है? तो ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है, याद रखना। संक्रियात्मक अवस्था है कौन सी? अमूर्त वाली। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में कोई भी समस्या समाधान करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी विकसित होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। व्हेन अ चाइल्ड वॉचेज अ नेचर डॉक्यूमेंट्री, द चाइल्ड में डिस्कवर न्यू एनिमल्स एंड एड्स देम टू द एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन हिज मेमोरी। दिस इज कॉल्ड व्हाट? मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि आपको क्वेश्चन सही से विजिबल ना हो रहा हो, क्योंकि थोड़ा छोटा लिखा है, लेकिन मैं आपको इसलिए धीरे धीरे क्लियरली पढ़ रही हूँ। जब एक बच्चा कोई नेचर की डॉक्यूमेंट्री देख रहा होता है तो वो नए नए एनिमल्स को डिस्कवर करता है और अपनी जो उसके अभी तक माइंड में ग्रुप है एनिमल्स का, उसमें उनको ऐड कर लेता है। तो इसको बोला जाता है एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे इसको? एसिमिलेशन बोलेंगे। और हिंदी में इसको बोलेंगे अनुकूलता। इसे क्या कहा जाएगा? जब उसने अपनी पुरानी यादों में कुछ मेमोरीज में कुछ और मेमोरीज ऐड करनी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन और अनुकूलता। ठीक, देखो मेरी कोशिश रहेगी, नए क्वेश्चन का मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकती, लेकिन जितने पॉसिबल हैं प्रीवियस क्वेश्चंस वो मैं आपको करा दूं, क्योंकि नए मैं इसलिए नहीं करवा पाऊंगी, उसके लिए क्वेश्चंस को बनाना पड़ता है। और मेरा फोकस अभी थोड़ा जो रहेगा पूरा आपको प्रोसेस पूरा करवाने का, वो रीजनिंग का है। रीजनिंग का पूरे 20 मार्क्स का मैं आपको कवर कराऊंगी प्रॉपरली। पहले आपको टॉपिक समझाऊंगी, उसके बाद उसके क्वेश्चंस कराऊंगी। तो लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मेरी कोशिश है हर सब्जेक्ट के आपको मैं करा दूँ, ठीक है। तो ये मेरा जो है एक मैंने सोचा है जो मुझे करना है, बस आप लोग साथ में बने रहिएगा।
ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। द पीरियड ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी गिवन बाय एरिक्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। द पीरियड ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी गिवन बाय एरिक्सन। अब एक चीज़ यहाँ पर समझ लो, जो पीरियड ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी है ये एरिक्सन ने दिया है और ये इन्फ्लुएंस्ड है बाय दी स्कूल एनवायरनमेंट। ये स्कूल एनवायरनमेंट द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है। एरिक्सन द्वारा दर्शाई जाने वाली उपयोग बनाम हीनता की अवधि प्रभावित है स्कूल पर्यावरण से, स्कूल के एनवायरनमेंट से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश इज़ क्रूशियल फॉर लर्निंग। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लर्निंग के लिए। क्या? मोटिवेशन। रिवॉर्ड ज़रूरी है, इतना नहीं। प्रेज ज़रूरी है, इतना नहीं। पनिशमेंट ज़रूरी है, नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी लर्निंग के लिए क्या है? मोटिवेशन। ठीक है। प्रेरणा, हिंदी में क्या बोलेंगे? सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फर्स्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज। इंटेलिजेंस की जो पहली थ्योरी थी वो सिंगल फैक्टर थ्योरी कही जाती है। द फर्स्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज अ सिंगल फैक्टर थ्योरी। ये आप याद रखेंगे। हिंदी में इसको बुद्धिमत्ता का पहला सिद्धांत क्या था? एकल कारक सिद्धांत। याद रखना, सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। मैं बार बार आपसे कहती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आप कहीं से भी पढ़िए, मेरे से पढ़िए, कहीं और से पढ़िए, किसी बुक से पढ़िए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उस एक बात देखो, आप पूछते हो क्या उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है? डायरेक्ट भी आ जाता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट PYQ इसलिए होता है पढ़ना क्योंकि आपको पता चलता है कि क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने हैं, कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक, तो बुद्धिमत्ता का पहला सिद्धांत क्या था? एकल कारक का सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ मोरल जजमेंट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय। मोरल जजमेंट की थ्योरी किसने दी? सीधा पूछा है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दी है। याद रखना, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दी गई थ्योरी कौन सी है इनमें से, और उसमें होगा थ्योरी ऑफ मोरल जजमेंट। तो आपको याद रखना है थ्योरी ऑफ मोरल जजमेंट किसने दी है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग मोरल जजमेंट थ्योरी, इसको हिंदी में बोलेंगे नैतिक न्याय का सिद्धांत। और नैतिक न्याय का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ चाइल्ड फ्रॉम नॉन इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस चेंजेस टू द इंग्लिश मीडियम, शी और ही एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टी इन लर्निंग, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? सिंपल सी बात, अगर कोई बच्चा नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से है और वो आ जाता है इंग्लिश बैकग्राउंड में, तो वो ऑब्वियसली डिफ़िकल्टीज़ को फेस करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। क्योंकि वो देखो, अगर उसे कहीं हेल्प मिले तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अब वो अगर डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है तो उसके लिए वो लर्निंग का नेगेटिव ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसको हिंदी में बोलेंगे शिक्षण का नकारात्मक हस्तांतरण यहाँ पर हुआ है। शिक्षण का नकारात्मक ट्रांसफ़र यानी कि हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग मैथड्स लाइक डिस्कवरी मेथड एंड एक्टिविटी मेथड डेवलप। तो देखो, बहुत सारे तरह की टीचिंग मेथड्स होते हैं, जिसमें डिस्कवरी मेथड जिसमें खोजते हैं, चीज़ों को ढूंढते हैं, और एक होता है एक्टिविटी मेथड जिसमें आप एक्टिविटी के थ्रू चीज़ों को सीखते हो या सिखाते हो। तो ये जो मेथड होते हैं ना, डिस्कवरी, एक्टिविटी, इनको डाइवर्जेंट थिंकिंग में रखा जाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मैं आपको समझा देती हूँ शॉर्ट में। देखो, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है, इसका मतलब होता है जब आप कोई रटा रटाई चीज़ नहीं बोलते, तब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, उसे ढूंढते हो, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक चीज़ के तब आप कई पहलुओं तक पहुंच जाओ ना, इसका मतलब है आप डाइवर्स थिंकिंग कर रहे हो। तो जब आप डिस्कवरी करोगे तो कई चीज़ें आप देखोगे, नहीं सोचोगे, नहीं करोगे, तब एक्टिविटी करोगे, उसमें भी ऐसे ही होता है। तो ये होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि बहुत एक चीज़ के बारे में आपने कई पहलू देख लिए उसके। ठीक है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग को हिंदी में बोलते हैं अलग सोच, या अपसारी सोच भी बोलते हैं, अलग सोच या अपसारी सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी इज़ द फंक्शन ऑफ व्हाट। हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, वो क्या फंक्शन उसका होता है?
या जो हमारे व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व इज़ अ फंक्शन, पर्सनैलिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ, जो पर्सनैलिटी है वो किसका फंक्शन है? हमारा व्यक्तित्व किन चीज़ों से आता है? हेरिडिटी से और एनवायरनमेंट से। हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से आती है। तो ये भी बहुत कई बार मैंने कई एग्जाम्स में क्वेश्चन देखा है, इम्पॉर्टेंट है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ही हमारी पर्सनैलिटी बनाता है, ना तो अकेले हेरिडिटी, ना अकेला एनवायरनमेंट, दोनों। याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई थिंक 20 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, राइट। आ जाते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस, कोशिश करते हैं ये और पूरे करें। नेक्स्ट कहता है द वेरी एम ऑफ ट्रू एजुकेशन इज़ व्हाट। एक सही सच्ची एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए? टू डेवलप कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी अमंग वेरियस फैकल्टीज ऑफ बॉडी एंड माइंड, यानी कि शरीर और दिमाग के बीच एक बैलेंस बनाना, समन्वय और सद्भाव विकसित करना। तो सच्ची शिक्षा का जो असली मेन उद्देश्य है, मेन पर्पस है, वो है हमारा जो बॉडी है और हमारा जो माइंड है उनके बीच में बैलेंस बनाना, ठीक है, और अच्छी तरह से उनको डेवलप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग टू हैपन, एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग हो तो योर रोल एज अ टीचर विल बी व्हाट। अगर एक इफेक्टिव बढ़िया टीचिंग लर्निंग आपको करनी है तो एज अ टीचर आपका रोल क्या होगा? योर रोल एज अ टीचर विल बी टू यूज़ डिडेक्टिक टीचिंग, ठीक है। डिडेक्टिक टीचिंग आपको यूज़ करनी है, यानी कि व्यवहारिक शिक्षण का यूज़ करना है, ठीक। डिडेक्टिक टीचिंग का मतलब होता है आपको व्यवहारिक शिक्षण का यूज़ करना है। जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं व्यवहार में, आसपास देखते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा शामिल करना है जिससे बच्चे कनेक्ट करके चीज़ों को सीख पाएँ। तो सबसे अच्छा जो आपका शिक्षक के रूप में एक प्रभावी शिक्षण करने के लिए विधि होगी, वो होगी व्यवहारिक शिक्षण का यूज़ करना। जो चीज़ें व्यवहार में है उन्हें बताकर उनसे कनेक्ट करके बच्चों को सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द सेकेंडरी स्टेज the state government should adopt and vigorously implement the 3 language formula. This recommendation was given by, बोला गया है कि सेकेंडरी स्टेज पर स्टेट गवर्नमेंट जो है को अडॉप्ट कर लेना चाहिए 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला, कि 3 लैंग्वेजेस बच्चे के करिकुलम में हो। ये किसने बोला है? ये NPE ने बोला है, दैट इज़ गिवन बाय NPE, ठीक है। NPE ने ये जो बात है वो बोली है कि सेकेंडरी स्टेज पर 3 लैंग्वेजेस को इंक्लूड कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मेक्स इट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग मोड टू सेलेक्ट द प्लेस, टाइम, टेम्पो एंड वे ऑफ स्टडिंग। तो फ्लैक्सिबल एजुकेशन, जो फ्लैक्सिबल एजुकेशन होती है, दैट मेक इट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, जो डिस्टेंस से लर्निंग कर रहे हैं उनके लिए जो फ्लेक्सिबल एजुकेशन है वही पॉसिबल करा सकती है। जो क्या प्लेस होना चाहिए, क्या टाइम होना चाहिए, क्या स्पीड होनी चाहिए और क्या वे ऑफ स्टडी होना चाहिए। तो ये किस में सिर्फ हो सकता है? फ्लेक्सिबल एजुकेशन में, ठीक है, लचीली शिक्षा में ऐसा हो सकता है, ठीक। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। The aims and objective of contemporary India society are। जो कंटेम्प्रेरी इंडिया सोसाइटी है उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो ये चारों हैं, पढ़ लेते हैं कि कंटेम्प्रेरी इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स और एम्स क्या है। तो पहला है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, साथ में लाना सबको, एक्सेलरेशन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन को फास्ट करना, डेवलपिंग सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, ये सारी बातें इसमें आती हैं, ठीक है। तो समकालीन भारत समाज के उद्देश्य क्या हैं? बढ़ती उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण किया जाए, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जाए और सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास किया जाए। चारों बातें बिल्कुल ठीक हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, विच स्ट्रैटेजीज हेल्प गर्ल्स एजुकेशन टू मेक देम मोर सोशली एंड इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सी स्ट्रैटेजी लड़कियों को अधिक सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उनकी शिक्षा में मदद करती है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फिजिकल फैसिलिटीज़,
एंड अपॉइंटिंग लेडी टीचर्स। जी हाँ, ये इसका सही जवाब होगा। लड़कियों को समाज में सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर पढ़ाई में मजबूत किया जाए, शिक्षा में उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए, इन्वॉल्व किया जाए, उसके लिए ज़रूरी है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फिजिकल फैसिलिटीज़ और लेडी टीचर्स को अपॉइंट करना, जिससे वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें। यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, शारीरिक सुविधाएं, महिला शिक्षकों की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज़ एंडोर्स्ड द प्रोविजंस प्रिस्क्राइब्ड एज। ठीक है, क्वेश्चन है डैश ने नीचे उल्लिखित प्रावधानों का समर्थन किया है। किसने समर्थन किया है? और पहला है इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर वीमेन एंड गर्ल्स, स्पेशल मेजर्स विल बी टेकन टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, यूनिवर्सलाइज एजुकेशन को सब जगह पहुंचाया जाए, और इरेडिकेट इलिटरेसी, जो साक्षरता है वो बढ़ाई जाए, निरक्षरता को कम किया जाए। तो ये कहता है द नेशनल पॉलिसी और एम्पावरमेंट ऑफ विमेन 2001। कुछ इस तरह के प्रोविजंस भी आपको याद करने होंगे। द नेशनल पॉलिसी ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ विमेन 2001 ये सारी बातें कहता है कि विमेन और गर्ल्स को इक्वल एक्सेस ऑफ एजुकेशन दिया जाए, डिस्क्रिमिनेशन हटाया जाए, भेदभाव, एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया जाए, और जो साक्षरता है उसको बढ़ाया जाए। ये क्या बोलता है? राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 बोलता है इन सब बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द टर्म डैश represent approaches that focus on opening access to education and training provision, freeing learners from the constraints of time and place, and offering flexible learning opportunities to individuals and group of learners। कहता है कौन सा शब्द जो है इस दृष्टिकोण को दर्शाता है जो शिक्षा और प्रशिक्षण, शिक्षा एजुकेशन प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रावधान तक पहुंच प्राप्त करने, विद्यार्थियों को समय और स्थान की बाधाओं से मुक्त करने, और शिक्षार्थियों के समूहों को फ्लैक्सिबली सीखने के अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन, ये किसके बारे में बात कही गई है? ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। मुक्त शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के बारे में पूरा सेंटेंस जो है वो बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिस्टम्स ऑफ डैश सच एज पॉलिटिकल स्टेटस, क्लास, एथनिसिटी, फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी, एज एंड मोर, मॉडिफाई जेंडर रोल्स। तो जो सोशल डिफ्रेंशिएशन होता है, सिस्टम ऑफ सोशल डिफ्रेंशिएशन, जैसे कि पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, क्लास क्या है, फिजिकल कोई क्या है, एथनिसिटी क्या है, मेंटल डिसेबिलिटी क्या है, एज क्या है, मॉडिफाई जो करे जेंडर रूल्स को, ये सोशल डिफ्रेंशिएशन में आता है। यानी कि सामाजिक भेदभाव किस में आएगा? ये वर्ग, जाति, शारीरिक, मानसिक, आयु के रूप में सबको डिस्क्रिमिनेट करना, लिंग भूमिकाओं को बताना सामाजिक भेदभाव के अंतर्गत आती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी ऑफ इंस्ट्रक्शनल अप्रोच दैट एम्ब्रेसेस द नीड्स ऑफ एकेडमिकली डाइवर्स populations of students, in particular students who are gifted or who have disabilities। कहता है कौन से निर्देशक दृष्टिकोण की एक प्रभावी रणनीति है जो छात्रों की एकेडमिक रूप से विविध आबादी की ज़रूरतों को शामिल करे, विशेष रूप से उन छात्रों को जो प्रतिभाशाली या विकलांग होते हैं। तो वो होता है डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं? विभेदित, ठीक है, विभेदित निर्देश जो होते हैं ये दृष्टिकोण की ऐसी प्रभावी रणनीति होते हैं जो छात्रों को एकेडमिक रूप से विविध आबादी की अलग अलग तरह की ज़रूरतों को शामिल करते हैं, विशेष रूप से जो कि प्रतिभाशाली हैं और या फिर विकलांग है। ये विभेदित निर्देश यानी कि डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस कर दें जिससे हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। Dash is a process that helps to overcome barriers limiting the presence, participation and achievement of learning। एक ऐसी प्रक्रिया जो शिक्षार्थियों को उपस्थिति, भागीदारी और उपलब्धि को सीमित करने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करती है, वो कहलाता है इंक्लूज़न यानी कि समावेश। समावेश का मतलब है सबको साथ में लेकर चलना। तो जो समावेश होता है, इंक्लूज़न होता है, वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बच्चों की उपस्थिति, भागीदारी, पार्टिसिपेशन, उपलब्धि, अचीवमेंट, इन सब को
जो एक साथ कम करने वाली जो बाधाएं होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, उनको दूर करने में हेल्प करता है समावेशन यानी कि इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 passed in parliament was created to regulate manpower development program in field of which? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 1992 बनाया गया किस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए? तो एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल्स विद स्पेशल नीड, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके एजुकेशन के लिए बनाया गया है रिहेबिलिटेशन काउंसिल एक्ट 1992। याद रखना, फॉर एजुकेशन इंडिविजुअल्स विद स्पेशल नीड, यानी कि जो विशेष ज़रूरतों वाले व्यक्ति हैं उनके लिए शिक्षा के बारे में ये बात करता है भारत का पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पोस्टुलेट ऑफ द इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट। ठीक है, तो द मेन पोस्टुलेट ऑफ, ये किसका है? द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का, PWD जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, किसका है? PWD। तो PWD जो होते हैं विकलांग व्यक्ति अधिनियम का मुख्य आधार है समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी। विकलांग व्यक्ति जो हैं उसका मुख्य आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर वन ऑफ द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड एंड एक्सक्लूडेड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एक्सपीरियंसिंग वाइडस्प्रेड वायलेशंस ऑफ देयर राइट्स, WHO and World Bank 2011। तो children with disabilities are one of the most marginalized and excluded group of children जो कि widespread violations को experience करते हैं अपने rights के। तो जो children of disabilities हैं उनके साथ ऐसा देखने को मिलता है। विकलांग बच्चे जो हैं उन बच्चों के सबसे अधिकार विहीन और बहिष्कृत समूहों में से होते हैं, जिनको बहिष्कृत किया जाता है, अधिकार नहीं दिए जाते हैं, नियमित रूप से उन्हें गुणवत्ता शिक्षा से भी वंचित किया जाता है। ये विकलांग बच्चों के साथ अधिकतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिकुलम इंक्लूड्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, करिकुलम में क्या क्या होता है? कंटेंट, मेथड, एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज। याद रखना इस चीज़ को ध्यान से, करिकुलम में आपके क्या क्या इंक्लूड होता है? तो कंटेंट होता है, मेथड्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, रिसोर्सेज। कंटेंट, मेथड, एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज। विषय वस्तु, विधियाँ, गतिविधियाँ और संसाधन। क्लियर है? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अरेंज द करिकुलम डिज़ाइन प्रोसेस फ्रॉम फॉलोइंग पॉइंट्स एज पर द लॉजिकल सीक्वेंस। करिकुलम का डिज़ाइन का प्रोसेस क्या होना चाहिए वो आपसे पूछा है। सबसे पहले आएगा कंटेंट प्लानिंग, फिर उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, फिर उसकी क्या मेथडोलॉजी होगी, असेसमेंट क्या होगा, उसका असेसमेंट होगा, फिर असेसमेंट के बाद इवेल्युएशन, देन फीडबैक। ये प्रोसेस याद रख लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है। कंटेंट की प्लानिंग, देन ऑब्जेक्टिव्स, मेथडोलॉजी, असेसमेंट, इवेल्युएशन, देन फीडबैक। नेक्स्ट पर चलते हैं। सामग्री योजना, उद्देश्य, पद्धति, आकलन, मूल्यांकन, देन प्रतिसूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पॉन्स अबाउट आउटकम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आउटकम्स और ऑब्जेक्टिव्स के लिए बेस्ट रिस्पॉन्स इनमें से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, आउटकम्स शुड बी मेजरेबल एंड ऑब्जेक्टिव्स शुड बी अचीवेबल। जो आउटकम है उनको मेज़र किया जाना चाहिए और ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट किए हैं उनको अचीव किया जाना चाहिए। तो आउटकम्स शुड बी मेजरेबल एंड ऑब्जेक्टिव्स शुड बी अचीवेबल। याद रखना, परिणाम मापने योग्य होने चाहिए और उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिक्रूटमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। सॉरी, इट्स नॉट रिक्रूटमेंट, इस रिक्वायरमेंट। करिकुलम के डेवलपमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? टू नो द नीड्स ऑफ चेंजिंग सोसाइटी। सोसाइटी में क्या क्या चेंज हो रहा है उसकी नीड को समझना, एंड प्रोवाइड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन को प्रोवाइड करना। तो जो रिक्वायरमेंट है करिकुलम के डेवलपमेंट की वो यही कहती है कि सोसाइटी में जो चेंज हो रहा है वो नीड्स को ध्यान में रखते हुए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन को प्रोवाइड करना, बदलते समाज की ज़रूरतों को जानने और सतत विकास के लिए शिक्षा प्रदान करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कम्युनिकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है उसमें? फीडबैक।
मैसेज रिसीवर सेंडर नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर टेक्नोलॉजी के थ्रू यू आर कम्युनिकेटिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है फीडबैक। फीडबैक को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिपुष्टि। ठीक, क्लियर है। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ MOOC पूछा है, दैट इज मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। जो फुल फॉर्म्स होती है ना, एब्रीविएशंस, उनको आप लिखा करो बार बार तो आपको याद होगा। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स इसकी फुल फॉर्म है। अब आप कभी नहीं भूलोगे, मुझे ये उम्मीद है आपसे। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स हिंदी में भी यही। अब देखो, हमने यहाँ पर आज 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 100 आते हैं ना, बाकी भी नेक्स्ट सेशंस में कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सबसे पहले आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब अभी तक चैनल नहीं किया है और ये वीडियो आपको पसंद आई है और आगे भी इसी तरह की प्रैक्टिस आप देखना चाहते हो अपने एग्ज़ाम के लिए, तो आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे अगर कोई भी वीडियो आती है, हो सकता है ये आपको किसी और प्लेटफॉर्म से वीडियो मिली हो, फेसबुक से या टेलीग्राम से, वहाँ से आपको ढूंढनी ना पड़े, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैंने आपको बता दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में ही, रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स मैं आपको इस चैनल पर कराऊंगी DSSB के लिए, और वो सभी के लिए है क्योंकि जनरल पार्ट सभी के लिए आता है। और जो और भी सेक्शंस हैं उनका भी मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको उनको मैक्सिमम मार्क्स जो है उनमें लेकर आने, कहाँ से आप पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें आपको गाइड करूंगी। और ये प्रीवियस ईयर पेपर तो हमारे चलते ही रहेंगे, सभी सब्जेक्ट के आपको कराऊंगी मैं DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर्स। उम्मीद है मुझे आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आगे हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमें सपोर्ट करिए थोड़ा सा, ऐसा है तो हमें सपोर्ट मिलता है तो मोटिवेशन आता है खुद से आपको अच्छा पढ़ाने के लिए और चीज़ों को, नई नई चीज़ों को लेकर आपके सामने आने के लिए। बाकी आपको जैसा लगे आप वैसा करिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप पढ़ाई ज़रूर करिए, किसी भी प्लेटफॉर्म से करिए, बुक से करिए, बट पढ़ाई अपनी ज़रूर करते रहिए। चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।